जोहार साथियों, आज हम लोग जानेंगे प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। वो सभी टॉपिक को हम लोग जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्राचीन काल में झारखंड। देखिए, इसको चार भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपका मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में। मतलब पहला हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, फिर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य के बाद का काल, फिर पढ़ेंगे हम लोग गुप्त काल के बारे में और अंतिम गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त के बाद के काल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य काल के बारे में। तो समझिए कि मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। इस कारण झारखंड आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इसका अपना महत्व था। देखिए मौर्य काल में जो है, देखिए झारखंड, जगह नहीं है समझ लीजिएगा। देखिए मौर्य काल में मगध यहाँ पे था, झारखंड यहाँ पे है और दक्षिण भारत यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ तक यदि व्यापार होगा तो झारखंड से गुजरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मौर्य काल में झारखंड का जो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि दक्षिण भारत से व्यापार होता था और इस व्यापार में जो है आपको झारखंड से गुजरना ही पड़ेगा। तो मौर्य काल में मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से गुजरता था और इस कारण झारखंड का अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व था। अब देखिए अगला मौर्य काल को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में और दूसरा अशोक के बारे में। ये दोनों टॉपिक जो है आपका एग्जाम में हमेशा यहाँ सवाल आता है। तो देखिए कौटिल्य का, देखिए कौटिल्य को आपका विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये जो पहले समझते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये 15 भाग में डिवाइड है। कितना? 15 भाग में डिवाइड था। और ये जो अर्थशास्त्र है इसका समय अर्थशास्त्र नहीं था, राजनीतिक विज्ञान से था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भाग में डिवाइड था और इसका संबंध किससे था? राजनीतिक विज्ञान से। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो मौर्य काल, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का बहुत मौका मिलता है हम लोग को। और कौटिल्य यहाँ ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य साम्राज्य में स्थापित किए थे और घनानंद को हराने में बहुत ज्यादा योगदान दिए थे। तो देखिए कौटिल्य का शास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया किसको? झारखंड को। कौटिल्य का शास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया किसको? झारखंड को। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी झारखंड में उस वक्त। गणतंत्रात्मक रिपब्लिकन जो है शासन प्रणाली वहां पे प्रचलित थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने आट्विक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने झारखंड में एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या था? आट्विक। और झारखंड में हाथी मंगाया जाता था। उस वक्त जितने सारे युद्ध लड़े जाते थे उसमें हाथी का बहुत ही अहम रोल था और जिसके पास जितने अच्छे हाथी, जितने लड़ाकू हाथी, वो उसके जीतने की संभावना अधिक थी। तो झारखंड हाथी के लिए आपका विख्यात था पूरे भारत में। तो झारखंड में हाथी मंगाया जाता था मौर्य काल में। और इंद्रावक नदी जो ईब और शंख के मिल के बना है, इंद्रावक नदी से हीरे की प्राप्ति होती थी। समझिए इंद्रावक नदी जो है ईब और शंख दो नदियों के संगम से बना है और यहाँ पे क्या हीरे की प्राप्ति होती थी। कहीं कहीं आदमी सोना मारता है तो सोना होगा नहीं, सोना आपका स्वर्ण रेखा होगा। तो अगला देखते हैं बंगाल में ताम्रलिप्त। पहले समझिए कि ताम्रलिप्त हमेशा आता है कि ताम्रलिप्त है क्या? तो ताम्रलिप्त बंदरगाह है जो मौर्य काल में था। तो बंगाल के ताम्रलिप्त बंदरगाह को पाटलिपुत्र, गया, वाराणसी से जोड़ने वाला व्यवसायिक मार्ग झारखंड से गुजरता था। अब देखिए ये आपका हो गया झारखंड, ये हो गया आपका मगध और यहाँ पे था आपका ये एरिया था पूरा बंगाल का। ये ताम्रलिप्त बंदरगाह यहाँ पे था। अब यहाँ से यहाँ आपको व्यापार करना है, यहाँ से जाना है तो झारखंड से गुजरना ही पड़ेगा। तो दक्षिण भारत से आपको व्यापार करना है फिर भी झारखंड जाना पड़ेगा। ताम्रलिप्त बंदरगाह जब बंगाल में है, वहां से आपको मगध जाना है तो वहां भी आपको क्या है? झारखंड से गुजरना पड़ेगा। इस परिदृश्य में झारखंड का जो रोल है बहुत ज्यादा था। तो बंगाल के ताम्रलिप्त बंदरगाह को पाटलिपुत्र, गया, वाराणसी से जोड़ने वाला व्यवसायिक मार्ग झारखंड से गुजरता था। ये था आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम लोग देखेंगे अशोक की तरफ। तो यहाँ पे चाणक्य, यहाँ जो आपका था चंद्रगुप्त मौर्य, इसका झारखंड में प्रत्यक्ष नियंत्रण था। लेकिन अशोक के काल में क्या होता है कि इसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या था, यहाँ टैक्स ले रहा था, कर ले रहा था। कोई भी आपका राजा उसको लेना देना नहीं है, कौन शासन कर रहा है, किस तरह शासन कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टैक्स, रेवेन्यू उसको कर रहा था। तो अशोक के शासन काल में यहाँ पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था। और अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख है, झारखंड का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में 11-12 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, क्या होगा? 13वें शिलालेख में उल्लेख था। और
अशोक ने रक्षित, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अशोक ने रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारकों का एक दल 8वीं जनजातियों के बीच भेजा। देखिए यहाँ एक है रक्षित और दूसरा है 8वीं, दोनों जानना होगा। रक्षित एक अधिकारी था जिसके नेतृत्व में 8वीं जो बौद्ध धर्म प्रचारकों का गुट था, एक संगठन था, उसको यहाँ पे भेजा गया कि जनजातियों को जाइए कि बौद्ध धर्म के बारे में समझाइए कि जीव का हत्या नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, शांति से जीवन व्यतीत करना है। ये सब के लिए किसका 8वीं का एक गुट भेजा गया था। तो ये क्लियर हो गया। तो हम लोग जाने कि मौर्य काल के बारे में, इसमें हम लोग देखे कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या क्या उल्लेख किया गया है, और अशोक के बारे में हम लोग जाने। अगला मौर्योत्तर काल, मैंने मौर्य के बाद का काल। देखिए इसमें 3-4 फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंहभूम, पहले मौर्योत्तर काल के बारे में जान लेते हैं कि यह ऐसा काल था जिसमें भारत का गतिविधि जो है विदेशों के साथ स्थापित हो चुका था और बहुत सारे विदेशी यहाँ पे आ चुके थे और व्यापार लेना देना शुरू हो गया था। तो वही जो व्यापार हो रहा था उसे झारखंड भी छूता नहीं रहा था और झारखंड भी उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ा। और वो जो प्रभाव है वहां पे मुख्य रूप से सिक्का का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि कौन कौन जगह में कौन कौन सिक्का मिला था। तो देखिए सिंहभूम, यहाँ पे रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले थे। क्या हो जाएगा? रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ हो जाएगा? सिंहभूम में। चाईबासा, यहाँ पे इंडियो सिथियन सिक्के मिले थे। और रांची, यहाँ पे कुषाण कालीन सिक्के मिले थे। तो सिंहभूम में क्या हो जाएगा? रोमन साम्राज्य के सिक्के। चाईबासा में क्या हो जाएगा? इंडियो सिथियन सिक्के। और रांची सबसे इंपोर्टेंट, यहाँ पे कुषाण कालीन सिक्के की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए इसी काल में फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की। मौर्योत्तर काल में ही नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की। अब हम लोग देखेंगे गुप्त काल। ये गुप्त काल एक ऐसा काल है जो प्राचीन इतिहास में इसका इतना ही अहम रोल है कि मत पूछिए। इसको पढ़े बिना, इसको जाने बिना गुप्त काल को हम लोग प्राचीन भारत के बारे में नहीं जान सकते। प्राचीन भारत अपने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है तो गुप्त काल है। अब देखिए गुप्त काल की मंदिर निर्माण प्रणाली की शुरुआत, मतलब गुप्त काल ही ऐसा काल है जहाँ पे मंदिर निर्माण, जहाँ भाई भाई मंदिर देखते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई? गुप्त काल में हुई। इसे भारत इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मतलब भारत इतिहास का स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा कहा था किसको? गुप्त काल में। और गुप्त काल ही ऐसा काल था जहाँ सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सबसे अधिक आपका सोना का सिक्का, गोल्ड कॉइन्स जारी किया गया कहाँ? आपका गुप्त काल में। तो चलिए आगे देखते हैं। मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी गुप्त काल का ही देन है। ये जितने सारे अधिकारी, जितने सारे भी आप देख रहे हैं, मुंडा को, पाहन को, महतो को, भंडारी को, ये सब आपको गुप्त काल का ही देन है। तो ये गुप्त काल हो गया। अब गुप्त काल में हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट जिसमें हम समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, दूसरा चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, और तीसरा गुप्त कालीन पुरातत्व स्थल जो झारखंड में मिले उसके बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए झारखंड को 8वीं प्रदेश का हिस्सा इसने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए क्या होता है कि समुद्रगुप्त शासन काल में एक 8वीं प्रदेश था जो जिसमें झारखंड भी शामिल था और वहां का राजा था कौन? पुंडवर्धन। तो पुंडवर्धन को हरा के आपको 8वीं प्रदेश को जीत लिया कौन? समुद्रगुप्त, और अपने शासन में उसको मिला लिया। अब अगला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। समझिए समुद्रगुप्त के शासन काल में उसके राज कवि, उसके दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की है। वही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया। यहाँ 2 वर्ड है, एक है आपका मुरुंड, एक है 8वीं। तो कंफ्यूजन मत होइएगा। झारखंड 8वीं प्रदेश का हिस्सा था। झारखंड 8वीं प्रदेश का हिस्सा था जिसके राजा थे पुंडवर्धन। उसको हरा के समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य मिला लिया। और उसको साम्राज्य मिलाने के बाद उसके जो राज कवि थे, उसके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। उसने झारखंड क्या कहा? मुरुंड देश का। क्या कहा? मुरुंड देश का। अब अगला, समुद्रगुप्त के आगमन के बाद बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो जाता है। जैसे ही समुद्रगुप्त यहाँ पे आता है बौद्ध धर्म का पतन होना यहाँ शुरू हो जाता है। वही बौद्ध धर्म जो पाल कालीन राजाओं ने यहाँ वज्रयान शाखा का प्रश्रय दिया था, तो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ से इसका पतन शुरू हो जाता है। और समुद्रगुप्त का समकालीन राजा कौन था? प्रताप राय। ये यही प्रताप राय है जो पलामू के पुराना किला, पलामू में 2 किला है, एक आपका पुराना किला, एक आपका नया किला। जो पुराना किला था वो प्रताप राय बनाए थे और नया किला आपका मेदिनी राय बनाए थे। तो ये समकालीन राजा कौन थे? प्रताप राय, जो पलामू के पुराना किला को बनाए थे। अगला चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। इसके शासन काल में फाहियान आया और झारखंड को कुकुट लाट कहा। देखिए चंद्रगुप्त से एक ही फैक्ट बनता है कि चीनी यात्री फाहियान आए थे। कब आए थे? 405 एडी में, 405 ईसा पूर्व में। और इसने झारखंड की क्या कुकुट लाट का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गुप्त काल से यहाँ क्वेश्चन बनता है, जो फैक्ट बनता है, 3 चीज यहाँ पे है। एक महोदी पहाड़ जो हजारीबाग में है, एक सतगावा जो कोडरमा में, और अगला पिठोइया जो रांची में।
समझिए कि महोदी पहाड़, कंफ्यूजन मत होइएगा, महोदा पहाड़ आपका धनबाद में है, लेकिन महोदी हजारीबाग में है। तो महोदी पहाड़ हजारीबाग में है। यहाँ पे पत्थरों को काटकर चार मंदिर बनाए गए, मतलब पत्थरों को काटकर 4 मंदिर बनाए गए। कहाँ पे? महोदी पहाड़, जो कि हजारीबाग में। अगला सतगावा, यहाँ पे क्या है? कोडरमा में है। यहाँ मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए, बौद्ध कालीन मंदिरों के अवशेष कोडरमा में एक जगह है सतगावा, वहां पे प्राप्ति हुई है। अगला है पिठोरिया, जो रांची में है। ये सबसे भी है, यदि यहाँ बोलिएगा इस सब में क्या है, तो सबसे भी है पिठोरिया, जो रांची में है। पहाड़ी पर स्थित कुआं, मैंने एक कुआं है जो पहाड़ी पर स्थित है, मतलब पूरा पहाड़ के ऊपर में कुआं बनाया गया है। उस कुआं कहाँ पे है? पिठोरिया में, जो कि कहाँ पे है? रांची में। तो ये आपका था गुप्त काल से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम लोग जानेंगे गुप्त उत्तर काल के बारे में, जो गुप्त काल के बाद का काल है। समझिए, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक गोंड राजा शशांक और हर्षवर्धन, ये 2 भाग में हम लोग देखेंगे इसको। तो पहले यहाँ पे गोंड वर्ड आया है, ये गोंड के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्तमान में गोंड झारखंड, पूरा पश्चिम बंगाल, आपका छत्तीसगढ़ कुछ एरिया और उड़ीसा कुछ एरिया मिला के गोंड बनता था। ये पूरा जो है ना गोंड पहले पश्चिम बंगाल, अभी वर्तमान का पश्चिम बंगाल में शामिल था, मतलब पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा एरिया था। तो उसी का राजा था शशांक। पश्चिम बंगाल का राजा था कौन? आपका शशांक था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक बड़ा बाजार जो संथाल परगना में है, और दूसरा दालमी जो स्वर्ण रेखा में। अब देखिए कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालना इसके लिए मुश्किल था, तो क्या किया कि अपनी सुविधा के अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और सैनिक दृष्टिकोण से, दोनों के अनुसार क्या किया, इसने अपनी राजधानी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक आपका बड़ा बाजार जो संथाल परगना में वर्तमान में, और एक दालमी जो स्वर्ण रेखा के किनारे बसा हुआ है, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए अगला क्या है कि शैव धर्म का अनुयायी और प्रसिद्ध बेनू सागर का शिव मंदिर बनवाया। अब देखिए ये जो शशांक था, इस शैव धर्म को मानने वाला था, भगवान शिव को मानने वाला था, इसीलिए उन्होंने प्रसिद्ध शिव मंदिर जो कि आपका सिम्बुम में है उसको बनवाया। अब देखिए ये जो बेनू सागर का जो शिव मंदिर है वर्तमान में कहाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में कोचांग, देखिए कोचांग एक जगह है जो आपका उड़ीसा का मयूरभंज और झारखंड का सिंहभूम के बॉर्डर पर स्थित है वर्तमान में, बेनू सागर। अब देखिए प्राचीन भारत का एकमात्र राजा जिसकी राजधानी झारखंड थी, सबसे वीवीआई फैक्ट बनता है आपका यहाँ पे गुप्तोत्तर काल में कि प्राचीन भारत का कौन सा एक ऐसा राजा था जिसकी राजधानी झारखंड थी? कौन? शशांक। कौन? अब आइए हर्षवर्धन। तो इसके साम्राज्य में कांगजोल जो राजमहल में है का कुछ भाग शामिल था। समझिए कि एक जगह है कांगजोल जो राजमहल में है, और कांगजोल को कांजागल भी कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, इसी के साम्राज्य में शामिल था। और यही कांजागल या कांगजोल में ही हर्षवर्धन वेनसांग से मिला था। वेनसांग जैसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वेनसांग जो है चीनी यात्री था, इसने बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया था। कहाँ से? आपका नालंदा विश्वविद्यालय से। तो इसकी मुलाकात कहाँ पे होती है हर्षवर्धन से? तो राजमहल में, राजमहल का क्षेत्र था जिसे कांजागल या कांगजोल कहा जाता है। अब इसके समकालीन राजा कौन थे नागवंशी? तो गजराय, सुंदर राय और मुकुंद राय। तो चलिए एक बार जल्दी से हम लोग फिर क्विकली रिवीजन लेते हैं ताकि आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो 15 भाग में डिवाइड था और जिसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से था। इन्होंने झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा। यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन था। गुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने आत्विक नामक अधिकारी की नियुक्ति झारखंड में की और झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। इंद्रावक नदी से हीरे की प्राप्ति होती थी। बंगाल के ताम्रलिप्त बंदरगाह को पाटलिपुत्र, गया और वाराणसी से जोड़ने वाला मार्ग झारखंड से जाता था। और अशोक इसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था झारखंड में। और अशोक के 13वें शिलालेख में आपका झारखंड का उल्लेख है। अशोक ने रक्षित नामक अधिकारी की नियुक्ति की जिसने बौद्ध धर्म प्रचारकों एक दल 8वीं जनजातियों के बीच भेजा। और मौर्योत्तर काल सिंहभूम, यहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, चाईबासा से इंडो-सिथियन सिक्के मिले हैं और रांची से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। और मौर्योत्तर काल में ही आपका नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। गुप्त काल, यहाँ मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है, जिसे भारत इतिहास को स्वर्णिम कहा था। और सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला काल कौन था? गुप्त काल। मुंडा, पाहन, महतो, मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी, ये गुप्त काल का ही तो देन है। गुप्त काल में हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त, जिसने झारखंड 8वीं प्रदेश का हिस्सा था, इसने पुंडवर्धन को अपने राज्य मिला लिया। मतलब कि पुंडवर्धन को हराकर 8वीं प्रदेश को, जिसमें झारखंड में शामिल था, उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया। और छोटा नागपुर को मुरुण देश कहा। समुद्रगुप्त का राज कवि, दरबारी कवि हरिसेन ने
आपका क्या क्या झारखंड को, वरुण देश का प्रयाग प्रशस्त विलेख में। और आगमन के बाद, समुद्र के आगमन के बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म का पतन शुरू होता है। इसके समकालीन राजा नागवंशी राजा कौन थे, प्रताप राय। चंद्रगुप्त, यहाँ से एक ही फैक्ट बनता है कि इसके शासनकाल में फाहियान आया और फाहियान ने झारखंड को कुकुट लाट का, क्या कहा, कुकुट लाट का। अब देखिए गुप्तकालीन पुरातत्विक स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने महोदी पहाड़, यहाँ पे क्या महोदी पहाड़ जो हजारीबाग में है, यहाँ पत्थर को काट कर 4 मंदिर बनाए गए हैं। सदगांव जो कोडरमा में, यहाँ पे मंदिरों के अवशेष की प्राप्ति हुई। और पिठोरिया जो रांची में है, पहाड़ी पर इसे कुआं की प्राप्ति हुई है। गुप्तोत्तर काल 2 भाग में डिवाइडेड है। एक हम लोग पहले देखेंगे गोंड राजा शशांक, जिसकी राजधानी बड़ा बाजार जो संथाल परगना में है, और एक दूसरी राजधानी कहाँ थी, दालमी जो स्वर्णरेखा नदी किनारे है। यह शैव धर्म का अनुयायी था और इन्होंने बेनुसागर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और प्राचीन भारत का एकमात्र राजा जिसकी राजधानी झारखंड थी, हर्षवर्धन, इसके साम्राज्य में कांगजोल का कुछ भाग झारखंड में शामिल था जो राजमहल में है। और वैनसांग आपका हर्षवर्धन से यहीं पे मिला था, राजमहल में ही। और इसके समकालीन नागवंशी राजा कौन कौन थे, तो गजराय, सुंदर राय और मुकुंद राय। तो ये आपका प्राचीन काल में झारखंड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और भी इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पे जगह नहीं, हम बता नहीं पाए आप लोग को। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सब बता दिया जाएगा कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं और जो आने की संभावना है, वो सब आपको इससे रिलेटेड जो है सब आपको डाल दिया जाएगा। तो यदि आप लोग ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सभी पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग को बहुत सारे इस तरह इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने को मिलेगा और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।